आज की स्पेशल और चर्चित कहानी मेरठ की है। ये बात 2025 की है। 17 मार्च की शाम करीब 7 बजे का वक्त था जब मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में रहने वाले रस्तोगी दंपति के दरवाजे की कॉल बेल बजी। इस घर में प्रमोद रस्तोगी अपनी पत्नी कविता रस्तोगी के साथ अकेले रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी मुस्कान की शादी हो चुकी थी, जबकि बेटा और छोटी बेटी दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। इसलिए फिलहाल दोनों पति पत्नी इस मकान में अकेले रहते हैं। कुछ दिनों से इस घर में 6 साल की एक छोटी सी बच्ची रह रही थी। यह इस दंपति की बड़ी बेटी मुस्कान की बेटी है, जो अपने पापा मम्मी के शिमला घूमने जाने के दौरान यहाँ नाना नानी के साथ रह रही थी। घंटी की आवाज़ सुनकर कविता रस्तोगी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मुस्कान खड़ी थी। अपनी बेटी मुस्कान को देखकर चौंकते हुए बोली, अरे तू वापस आ गई शिमला से? दामाद जी नहीं आए साथ? दरवाजे पर खड़ी मुस्कान के पीछे झांकने की कोशिश करते हुए माँ ने पूछा। मुस्कान ने जवाब देते हुए कहा, आज ही शाम को पहुँचे हैं, सौरभ नहीं आए, वो थके थे इसलिए आते ही सो गए। माँ बेटी दरवाजे पर खड़ी होकर यह बातें कर ही रही थी कि तभी अंदर नाना के साथ खेल रही मुस्कान की बेटी ने जब अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो दौड़ती हुए आकर माँ से लिपट गई। इसी दौरान उसकी बेटी बार बार पिता से मिलने की जिद करने लगी, लेकिन मुस्कान ने उसे किसी तरह समझा लिया। करीब 1 घंटे तक माता पिता के साथ समय बिताने के बाद जब वह घर जाने के लिए उठी तो उसकी बेटी भी साथ चलने की जिद करने लगी। मुस्कान ने मना कर दिया, लेकिन उसके पिता ने कहा कि अगर वह पिता से मिलना चाहती है तो उसे साथ ले जाओ। हालांकि मुस्कान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, इसलिए बेटी को कुछ दिन यहीं रहने देना बेहतर होगा। मुस्कान की बेटी अपने पिता से मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन मुस्कान उसे रोकना चाहती थी। उसके माता पिता ने कहा कि वे बच्ची को रोकने से मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर वह पिता से मिलना चाहती है तो उसे जाने दिया जाए। मुस्कान ने फैसला किया कि वह अगले दिन सौरभ को लेकर आएगी और बच्ची को लेकर जाएगी। अगले दिन न तो मुस्कान आई और न ही सौरभ की कोई खबर मिली। परेशान होकर माँ ने मुस्कान को फ़ोन किया और सौरभ के बारे में पूछा। मुस्कान ने जवाब दिया कि सौरभ अब भी सो रहा है और जागने पर बात करवा देगी। इस पर मुस्कान की माँ ने गुस्से में कहा, तुम दोनों 4 मार्च को घूमने निकले थे, तब से लेकर अब तक मैंने खुद दर्जनों बार तुझसे सौरभ से बात करवाने को कहा, लेकिन तूने उससे एक बार भी बात नहीं करवाई। कभी सो रहा है तो कभी नहा रहा है। उसे जगाकर बोलो, उससे बेटी याद कर रही है। माँ मुस्कान से डांट का उत्तर देने के बजाय मुस्कान फ़ोन हाथ में लिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेटी को रोते देख कविता रस्तोगी डर गई। उन्होंने मुस्कान से कहा, तू रो मत, मैं और तेरे पापा आ रहे हैं वहीं। मुस्कान की माँ ने जब मुस्कान को फ़ोन किया और आने की बात कही तो मुस्कान ने मना कर दिया और कहा कि वह खुद वहां आ जाएगी। मुस्कान ने सीधे कुछ बताने के बजाय कहा कि वह घर आकर सब कुछ बताएगी और फिर फ़ोन काट दिया। यह सुनकर माता पिता और ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ समय पहले ही सौरभ ने मुस्कान से तलाक के लिए अदालत में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में आपसी समझौते के बाद उसने अपना आवेदन वापस ले लिया था। अब अचानक मुस्कान का ऐसा व्यवहार माता पिता को शंका में डाल रहा था। थोड़ी देर में मुस्कान अपने माता पिता के घर पहुंची और रोते हुए बताया कि सौरभ के घर वालों ने उसका कत्ल कर दिया है। यह सुनकर उसके माता पिता बुरी तरह चौंक गए। ये सच था कि मुस्कान ने माता पिता की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद सौरभ के परिवार ने न सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ लिया, बल्कि उसे अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर दिया था। लेकिन वे सौरभ की हत्या कर सकते हैं, यह विश्वास करना मुश्किल था। सवाल यह भी था कि जब हत्या के समय मुस्कान वहां मौजूद थी तो उसने शोर मचाकर अपने मकान मालिक या आसपास के किराएदारों को क्यों नहीं बुलाया। उसके पिता को उसकी बात पर शक तो हुआ, लेकिन अपनी बेटी पर अविश्वास करना भी आसान नहीं था। आखिर कोई पत्नी अपने पति की हत्या की झूठी बात क्यों कहेगी? इसलिए माता पिता ने ज्यादा कुछ न सोचते हुए मुस्कान को साथ लिया और सीधे ब्रह्मपुरी थाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में चलते हुए प्रमोद रस्तोगी ने बेटी से पूछा कि यह घटना कब की है। मुस्कान ने जवाब दिया, 3 मार्च की। अचानक ही प्रमोद रस्तोगी ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि पीछे बैठी पत्नी और बेटी किसी तरह गिरने से बची। उनके चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ झलक रही थी। प्रमोद का दिमाग तेजी से चलने लगा। आज 18 मार्च था, यानी 15 दिन बीत चुके थे। लेकिन एक और बात जो उन्हें झकझोर गई वह यह थी कि 4 मार्च से 17 मार्च तक तो मुस्कान सौरभ के साथ शिमला घूमने गई थी। अगर सौरभ की हत्या 3 मार्च को ही हो गई थी तो फिर मुस्कान अगले दिन उसके साथ शिमला कैसे गई?
उनकी आंखों में संदेह गहराने लगा। उन्होंने एक बार फिर मुस्कान की तरफ देखा, लेकिन इस बार वह नजरें चुराने लगी थी। प्रमोद को अब यकीन हो चला था कि उनकी बेटी कुछ छिपा रही है। उन्होंने कड़े लहजे में पूछा तो मुस्कान ने सिर झुका लिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद जब पिता ने और दबाव डाला तो आखिरकार मुस्कान टूट गई। कांपती आवाज में उसने कबूल किया कि सौरभ की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उसने ही साहिल के साथ मिलकर की थी। इसके बाद मुस्कान सौरभ के साथ नहीं, बल्कि साहिल के साथ शिमला गई थी। बेटी की ये बात सुनकर कविता और प्रमोद सन्न रह गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे यकीन ही न हो रहा हो कि उनकी अपनी बेटी ने यह सब किया है। थोड़ी देर सोचने के बाद वे मुस्कान को लेकर सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को उन्होंने पूरी घटना बताई। मामला इतना संगीन था कि खबर मिलते ही एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और एसएसपी विपिन टांडा भी थाने पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले छापामारी कर मुस्कान के प्रेमी और सौरभ की हत्या में शामिल साहिल को उसकी नानी के घर से गिरफ्तार किया गया। फिर पुलिस मुस्कान के घर पहुंची, जहां उन्होंने सौरभ का शव बरामद किया। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के शव को 3 टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक की टंकी में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट भर दिया था। 15 दिन बीतते ही सीमेंट पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। पुलिस ने मजदूरों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद सीमेंट में दबे सौरभ के शव के टुकड़ों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और दूसरे सबूत भी मिले। इसके अलावा जब पुलिस ने साहिल के घर की तलाशी ली तो वहां शराब की खाली बोतलें, तंत्र मंत्र की सामग्री और कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। दोनों को अदालत में पेश किया गया और रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। यह कहानी 2010 में शुरू हुई, जब सौरभ और मुस्कान की उम्र 11-12 साल थी। मुस्कान के नाना ज्योतिषाचार्य थे और ब्रह्मपुरी इलाके में रहते थे। मुस्कान अपने नाना नानी के साथ रहकर वहीं के विवेकानंद हाई स्कूल में पढ़ती थी। सौरभ की मां को ज्योतिष में गहरा विश्वास था, इसलिए वह अक्सर मुस्कान के नाना के पास जाती थी और उनके साथ सौरभ भी आता था। इसी दौरान सौरभ और मुस्कान की दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुस्कान का मन दिन रात सौरभ में ही खोया रहता। नतीजा यह हुआ कि वह 9वीं कक्षा में फेल हो गई और उसने हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ दी। सौरभ ने उसे आगे पढ़ने के लिए समझाया, लेकिन मुस्कान ने साफ मना कर दिया। सौरभ का परिवार रसूखदार राजपूत था, जहां दूसरी जाति की लड़की को बहू बनाना नामुमकिन था। लेकिन किशोर सौरभ और मुस्कान को लगता था कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। दोनों इतने समझदार भी नहीं थे कि समाज से छुपकर इश्क किया जाता है। वे खुलेआम मोहल्ले के मंदिर और पार्क में मिलने लगे। धीरे धीरे इनकी हरकतों की खबर दोनों के परिवारों तक पहुंच गई। घर वालों ने इस रिश्ते पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन 14 साल की उम्र में ही वे घर से भाग गए। परिवार ने किसी तरह उन्हें खोजकर वापस ले आया, मगर 2 साल बाद उन्होंने फिर वही किया। इस बार मामला गंभीर हो गया। पुलिस ने उन्हें ढूंढकर परिवार के हवाले कर दिया। अब सौरभ और मुस्कान के परिवार समझ चुके थे कि ये दोनों आगे भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए उनकी शादी की बात चली। लेकिन सौरभ के राजपूत परिवार ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। मगर सौरभ और मुस्कान एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए 2016 में जिस दिन मुस्कान 18 साल की हुई, उसके अगले ही दिन रात में वे फिर से घर से भाग गए। इस बार मुस्कान बालिग थी, तो दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और फिर घर लौट आए। यह देखकर सौरभ के परिवार ने उसे घर से बेदखल कर दिया, जिसके बाद दोनों ने किराए का मकान लेकर रहना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद सौरभ को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल गई, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नौकरी के चलते सौरभ को कई महीने शिप पर रहना पड़ता था। नए जोड़े के लिए एक दूसरे से इतनी दूर रहना मुश्किल था, लेकिन दोनों ने हालात से समझौता कर लिया। शादी के अगले ही साल मुस्कान गर्भवती हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के आने के बाद मुस्कान का ज्यादातर समय उसकी देखभाल में ही बीतने लगा। शादी के 2 साल बाद भी सौरभ के परिवार ने उसे वापस अपनाया तो नहीं, लेकिन उसके भाई बहन कभी कभी मिलने आने लगे। सौरभ भी जब भारत में होता तो अपनी माँ से मिलने घर चला जाता। मर्चेंट नेवी की नौकरी में अच्छी कमाई होने के कारण उसने मुस्कान के लिए घर जुटा दी थी।
विदेश में रहने के कारण सौरभ को क्लब पार्टी और शराब का शौक भी लग गया था। जब तक वह भारत में रहता, मुस्कान को लेकर पूरे देश में घूमता और बिंदास जिंदगी जीता। लेकिन जब वह शिप पर लौट जाता तो 21-22 साल की मुस्कान को अकेलेपन का एहसास होने लगता। रातों में उसे सौरभ की कमी खलने लगी। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान की रातें उदास और नीरस होने लगी। इसी दौरान करीब 4 साल पहले उसकी मुलाकात अपने स्कूल टाइम के दोस्त साहिल शुक्ला से हो गई। हुआ यूं कि स्कूल के कुछ पुराने दोस्तों ने मिलकर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया। इसमें जुड़ने के बाद मुस्कान को पता चला कि उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाला साहिल शुक्ला अब मेरठ में सीए की तैयारी कर रहा है। मुस्कान और साहिल की जिंदगियों में कई समानताएं थीं, जिन पर वे अक्सर बात करने लगे। मुस्कान बचपन से ही अपने नाना नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी और इत्तेफाक से साहिल भी अपने नाना नानी के पास ही पला बढ़ा था। दोनों एक ही स्कूल विवेकानंद हाई स्कूल में पढ़े थे। इसके अलावा मुस्कान और साहिल की जिंदगियों में कई समानताएं थीं। दोनों की मां की मौत हो चुकी थी और दोनों के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। मुस्कान की मां करुणा की मौत के बाद उसके पिता प्रमोद ने अपनी साली कविता से शादी कर ली। नई मां के आने के बाद मुस्कान के लिए पिता का घर पराया हो गया, इसलिए वह अपने नाना नानी के पास रहने लगी। इधर साहिल की मां के निधन के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और अपनी नई पत्नी के साथ नोएडा में रहने लगे। साहिल भी अपने नाना नानी के घर पलकर बड़ा हुआ। शायद यही वजह थी कि जब दोनों की जिंदगी फिर से टकराई तो वे एक दूसरे के करीब आते चले गए। शायद यही वजह थी कि जब व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनकी मुलाकात हुई और पता चला कि वे एक ही शहर में हैं, तो जल्द ही मिलने का प्लान बन गया। साहिल अब पूरी तरह बदल चुका था। अपनी नानी के साथ रहकर सीए की पढ़ाई कर रहा था। पहली मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत और मुलाकातें बढ़ने लगी। साहिल के घर जाकर मुस्कान ने देखा कि उसका कमरा तंत्र मंत्र की चीजों से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब निशान, फर्श पर मोमबत्तियों के जले हुए टुकड़े और कोनों में कुछ किताबें रखी थी। साहिल का झुकाव काले जादू की ओर था। उसने अपनी मां की मौत के बाद तंत्र मंत्र सीखना शुरू किया था और उसे यकीन था कि वह आत्माओं से संपर्क कर सकता है। वह रात में अंधेरे में बैठकर किसी से बातें करता और अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप करके छोड़ देता। उसे विश्वास था कि उसकी मां कभी न कभी जवाब देंगी। मुस्कान को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन साहिल की बातें और उसके साथ बिताए गए समय ने उसे भी उसकी ओर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुस्कान की सौरभ से दूरियां बढ़ने लगी और वह साहिल के करीब आती चली गई। मुस्कान को साहिल की लाइफस्टाइल से कोई दिक्कत नहीं थी। सौरभ के साथ रहकर वह समझ चुकी थी कि हर इंसान की अपनी पसंद और जीने का तरीका होता है। सौरभ को क्लब, पार्टी, डांस और हर पल को सेलिब्रेट करने का शौक था, तो साहिल अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा था। साहिल को तंत्र मंत्र, काले जादू और आत्माओं से बात करने का जुनून था। वह बियर, गांजा और दूसरी नशीली चीजें भी लेता था, लेकिन मुस्कान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह साहिल की बातें सुनती, उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करती और धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। सौरभ के बिना बिताई रातों की तन्हाई को अब साहिल के साथ ने भर दिया था। समय के साथ मुस्कान और साहिल की मुलाकातें बढ़ने लगी। अब मुस्कान की तन्हा रातों में साहिल की तस्वीर उभरने लगी। उसे लगने लगा कि सौरभ की कमी साहिल पूरी कर सकता है। आखिर वह उसका पुराना दोस्त भी था और कुंवारा भी। सबसे बड़ी बात, उसकी तरह साहिल को भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन एक परेशानी थी, साहिल ने अब तक कोई पहल नहीं की थी। यह सोचकर मुस्कान कुछ दिन तक उलझन में रही। फिर उसने खुद ही चालाकी से आगे बढ़ने का प्लान बनाया। वह जानती थी कि साहिल अपनी दिवंगत मां से बात करने के लिए स्नैपचैट पर मैसेज छोड़ता था। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसने अपने भाई के मोबाइल से एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया। अब वह खुद को साहिल की मां की आत्मा बताकर उसके मैसेज का जवाब देने लगी। स्नैपचैट पर 18 साल पहले मर चुकी मां का जवाब मिलते ही साहिल खुशी से पागल हो गया। उसने यह बात मुस्कान को बताई तो मुस्कान ने भी खुशी जताते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया। यही तो वह चाहती थी। साहिल के लिए यह एहसास अलग था। जब उसने खुद को एक जवान खूबसूरत लड़की के इतने करीब पाया तो उसके दिल और दिमाग में हलचल मच गई। वह पहले भी मुस्कान के बारे में सोच चुका था, लेकिन यही सोचकर रुक जाता था कि शादीशुदा मुस्कान शायद ही अपने पति को धोखा देगी। हालांकि उस रात मुस्कान की बाहों में आने के बाद उसकी सोच बदल गई। साहिल के अंदर एक नई चाहत जाग उठी। वह अपने घर तो चला गया,
लेकिन अब वह मुस्कान से और करीब आने की ठान चुका था। अगले दिन मुस्कान ने अपनी बेटी को माता पिता के घर छोड़ दिया ताकि वह साहिल के साथ अकेले समय बिता सके। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर बियर पी और फिर गांजा भी। धीरे धीरे माहौल मस्ती भरा होता गया। देर रात तक दोनों बेडरूम में पार्टी करते रहे। लेकिन अचानक साहिल के दिमाग में स्नैपचैट पर आए माँ के उस मैसेज की याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि वो मेरी इस दोस्त के बारे में सब जानती है। मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। वास्तव में तो साहिल को आगे बढ़ने के लिए खुद मुस्कान ने ही अपने फर्जी अकाउंट से साहिल को यह मैसेज लिखा था। इधर मुस्कान और सौरभ की बेडरूम की सेक्स की बातें सुनकर साहिल अपना कंट्रोल खोने लगा। उस दिन दोनों ने पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। साहिल अब मुस्कान का रोज का मेहमान बन चुका था। दोनों साथ बैठकर बियर, गांजा और ड्रग्स का नशा करते और मुस्कान उसे अपने रूप के नशे में डुबो देती। साहिल के पास खुद भी अच्छी खासी रकम थी और ऊपर से सौरभ हर महीने मुस्कान को मोटी रकम भेजता था। मुस्कान अब खुलकर साहिल पर पैसे लुटाने लगी। लेकिन फिर कोरोना काल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस महामारी के दौरान सौरभ की मर्चेंट नेवी की नौकरी चली गई। मजबूरी में उसे इंग्लैंड के एक मॉल में नौकरी करनी पड़ी। अब वह पहले जितना नहीं कमा पा रहा था, मगर मुस्कान को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि अब उसका सहारा कोई और बन चुका था। साहिल का रोज रोज मुस्कान के घर आना अब पड़ोसियों को भी खटकने लगा था। जब किसी ने पूछा तो मुस्कान ने सफाई दी कि साहिल उसका भाई है जो रोज खाना लेकर आता है। लेकिन पड़ोसी भी समझदार थे, इतनी आसानी से बात मानने वाले नहीं थे। एक दिन मकान मालिक को कुछ शक हुआ तो उसने चुपके से मुस्कान के कमरे में झांक लिया। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुस्कान और साहिल दोनों बिना कपड़ों के थे, एक दूसरे में डूबे हुए। मकान मालिक समझ गया कि यह रिश्ता भाई बहन का नहीं हो सकता। उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कुछ महीनों बाद सौरभ भारत आया तो उसने सारी सच्चाई सौरभ को बता दी। यह सुनकर सौरभ अंदर से टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपनी दुनिया मानता था वह उसे इस तरह धोखा दे रही थी। गुस्से में आकर उसने फौरन तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। लेकिन मुस्कान के इरादे कुछ और ही थे। वह इतनी आसानी से सौरभ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। परिवार वालों ने बीच बचाव कर किसी तरह दोनों का समझौता करवा दिया। सौरभ ने तलाक की अर्जी वापस ले ली और 2023 में दोबारा इंग्लैंड चला गया। लेकिन दिल के भीतर वह पूरी तरह से टूटा हुआ था। इधर मुस्कान के लिए यह समझौता सिर्फ एक दिखावा था। सौरभ के विदेश जाते ही वह फिर से अपनी उसी रंगीन दुनिया में लौट आई। सौरभ अब भी हर महीने उसके खर्चे के लिए मोटी रकम भेजता रहा, लेकिन 2 साल तक भारत नहीं आया। इसका फायदा उठाकर साहिल ने मुस्कान को और गहरे नशे में डुबो दिया और मुस्कान ने साहिल को अपने जिस्म की लत लगा दी। अब दोनों एक दूसरे की बुरी आदत बन चुके थे, मुस्कान को नशे की और साहिल को मुस्कान की। सौरभ का गुस्सा 2 साल में थोड़ा कम हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि गलती सिर्फ मुस्कान की नहीं थी बल्कि उसकी भी थी, जो उसने अपनी जवान पत्नी को इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ा। इसी वजह से उसने फैसला किया कि अब वह भारत में ही रहकर नौकरी करेगा। 25 फरवरी मुस्कान के जन्मदिन पर सौरभ अचानक भारत लौट आया। उसने बड़े प्यार से मुस्कान का जन्मदिन मनाया, उसे तोहफे दिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का वादा किया। लेकिन सौरभ की इस वापसी ने मुस्कान और साहिल के होश उड़ा दिए। अब दोनों को डर सताने लगा। अगर सौरभ यहीं रहा तो वे नशा नहीं कर पाएंगे, अपनी अय्याशी नहीं कर पाएंगे। मुस्कान अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि बिना नशे के रहना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। 3 मार्च को सौरभ अपनी माँ रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की और अन्य नशीली दवाइयां मिला दी। रात 9:30 बजे सौरभ और मुस्कान ने साथ बैठकर डिनर किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर 10:30 बजे सौरभ सोने चला गया। मुस्कान ने जाकर देखा वह होश में था, लेकिन 11:30 बजे तक वह पूरी तरह बेहोश हो चुका था। यही वह मौका था जिसका मुस्कान और साहिल इंतजार कर रहे थे। मुस्कान ने फौरन साहिल को फोन कर घर बुलाया। रात 1 बजे साहिल इंदिरा नगर स्थित मुस्कान के घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले यह पक्का किया कि सौरभ बेहोश ही है या नहीं। जब पूरी तसल्ली हो गई तो वह किचन में गया
और वहां से मीट काटने वाले 2 बड़े चाकू निकाल लाया जिन्हें पहले ही खरीदा गया था। साहिल ने मुस्कान के हाथों सौरभ की हत्या की। हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के पैर पकड़े और साहिल ने हाथ। दोनों मिलकर उसे बाथरूम में ले गए। साहिल ने सबसे पहले सौरभ का गला काटा। मुस्कान दरवाजे पर खड़ी होकर सब देखती रही। फिर साहिल ने हाथ पैर काटे और मुस्कान से पैकिंग बैग लाने को कहा। कुछ दिन पहले ही मुस्कान ने ऑनलाइन बैग्स मंगवाए थे। आधी रात में साहिल सौरभ का सिर और कलाई काटकर अपने घर ले गया था। बताया जाता है कि उसने इस दौरान सिर और कलाई के साथ तांत्रिक अनुष्ठान किया था ताकि सौरभ के कत्ल का राज कभी उजागर न हो। दोनों ने मिलकर बेडरूम और बाथरूम की सफाई शुरू कर दी। साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड बॉक्स के अंदर छिपा दिया। ऊपर से कपड़े डाल दिए ताकि अगर कोई देखे भी तो शक न हो। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे एक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद लाए। घर पहुंचते ही सबसे पहले बेड के अंदर छिपाया गया बैग निकाला। फिर ड्रम में सीमेंट और रेत का घोल बनाया। जब घोल तैयार हो गया तो उन्होंने ड्रम को जमीन पर लिटा दिया। पहले उसमें थोड़ा सीमेंट का मसाला डाला। फिर एक एक करके सौरभ के शरीर के टुकड़े उसमें डालने लगे। सिर और हाथ पहले से तकिए के खोल में पैक किए गए थे। जब सारे टुकड़े ड्रम में डाल दिए गए तो दोनों ने उसे सीधा खड़ा कर दिया और ऊपर से सीमेंट और रेत का घोल डालकर पूरा भर दिया। फिर ढक्कन लगाकर ऊपर से भी सीमेंट का लेप लगा दिया ताकि ड्रम पूरी तरह सील हो जाए और बदबू बाहर ना आए। सौरभ की लाश ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान सौरभ के लाए 1 लाख रुपए लेकर प्रेमी के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। शिमला के एक मंदिर में दोनों ने माला पहनाकर आपस में शादी कर ली और 10 दिन तक नशे में डूबकर हनीमून मनाते रहे। जिसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो वापस मेरठ आ गए। जांच में सामने आया है कि इसके लिए दोनों ने 54,000 रुपए में टैक्सी बुक की थी। शिमला में 13 दिन बिताने के बाद दोनों मेरठ लौट आए। शिमला से लौटने के बाद मुस्कान और साहिल ने सीमेंट में जमी लाश को 2 मजदूरों की मदद से ऑटो में रखकर बाहर ठिकाले लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब मजदूरों ने बताया कि सीमेंट तोड़े बिना इसका बाहर जाना असंभव है तो दोनों डर गए थे। इसके बाद ड्रम को घर में रखा गया। उसके बाद मुस्कान जब अपने मायके पहुंची तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसी पर मुस्कान की मां को शक हुआ। आखिरकार मुस्कान ने पूरी सच्चाई बता दी कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया है और मंदिर में शादी कर ली है। यह सुनकर मुस्कान के पिता सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पूरी वारदात पुलिस को बता दी। फिर पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। साहिल और मुस्कान को अपने अवैध रिश्ते को लेकर जरा भी शर्म नहीं है, इसलिए जेल पहुंचकर दोनों ने एक ही बैरक में साथ रखे जाने की मांग की। मुस्कान ने जेलर को बताया कि वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं सो सकते, लेकिन जेलर ने नियमों को हवाला देकर बताया कि यह जेल है, होटल नहीं। यहाँ पति पत्नी भी एक साथ नहीं रख सकते। अगर इसे प्यार कहा जाए तो यह बहुत ही खोखला और स्वार्थी प्यार था। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की खुशियों और सम्मान का ख्याल रखना, लेकिन मुस्कान और साहिल का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी लालच, नशे और धोखे पर टिका था। सच्चे प्यार में वफादारी होती है। जबकि मुस्कान ने सौरभ के भरोसे को तोड़ा और साहिल ने भी अपनी लालच के लिए एक गलत राह चुनी। अगर सच्चा प्यार होता तो मुस्कान सौरभ के साथ मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश करती, न कि धोखे की राह पर चलती। इसलिए यह प्यार नहीं बल्कि एक खतरनाक आकर्षण और लत थी जिसने सभी को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। मुस्कान की एक गलती ने उसकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद की ही, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसकी मासूम बेटी पर हुआ। बच्चे माता पिता के फैसलों का शिकार बनते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। सच्ची माँ वह होती है जो अपने बच्चे के भविष्य और भावनाओं की परवाह करे। अगर मुस्कान ने अपनी बेटी के बारे में पहले सोचा होता तो शायद वह ऐसे हालात में न फंसती। कभी कभी एक गलती हमारी नहीं थी बल्कि हमारे अपनों की जिंदगी खराब कर देती है। इसलिए किसी भी फैसले से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि उसका असर हमारे परिवार और खासकर बच्चों पर क्या पड़ेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें,
सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।